दिनचर्या कैसी हो? आपकी रोज की दिनचर्या तैयारी की कैसी हो? और हम रोज ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो करें कि एक साल में हम सेलेक्ट हो जाएं और हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए? किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए? काफी नए बच्चे जुड़े हैं उसके बाद, और बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, लेकिन ढिलाई आ जाती है क्योंकि बहुत समय हो जाता है आपसे बात किए हुए इस तरह से, तो फिर उसकी कमजोरियां, वीकनेसेस जो है वो सामने आ जाती है ना, तैयारी में असर दिखने लगता है, अंतर आ जाता है। तो तैयारी की तीव्रता जो है वो बरकरार रहे, आप कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को। और उसका तैयारी कंटिन्यू रखना हो तो ठीक है, तैयारी तो सभी लोग करते रहते हैं। और आप लोग हो सकता है आलस्य भी ना करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो रेगुलर, आपका ध्यान भी बना रहता होगा। हो सकता है आप बीमार ना हो किसी भी तरह से, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी घंटों पढ़ने में, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आते। कुछ बच्चों को हम लोग साल भर मेहनत करते हुए देखते हैं कि पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है उन्होंने और बिल्कुल आलस्य नहीं किया है, खाना पीना सब छूट गया है और उन्होंने काफी मेहनत की है, हार्डवर्क लगता है। जब 6 महीने बाद, 3 महीने बाद किसी को देखने का मौका मिलता है तो पता चल जाता है, उसका शरीर की चर्बी छट जाती है, वजन कम हो जाता है और पता चलता है कि इस आदमी की मेहनत बहुत ज्यादा हुई है। तो मेहनती आदमी, जिस आदमी ने खूब तैयारी की है, वो लग जाता है, दूर से ही लग जाता है, पता चल जाता है। या फिर फोन पे आप बात करते हैं तो बात में भी लग जाता है। तो फिर और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन फिर भी ना हो पाया? तो जिनका हो गया है सिलेक्शन उनको बधाई। तो हमारे बहुत सारे लोग जो है मेंस दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाया और फिर से अगले साल 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके टाइम टेबल और व्यवहार क्या रखना चाहिए, मेंटली हमको क्या सोचते रहना चाहिए और किस तरह का हम लोग अपना रूटीन बनाएं कि हम एक साल में सेलेक्ट हो जाएं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप दिन में, एक दिन में यदि आप 12 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो आप 11 घंटे कर लें, किसी दिन 9 घंटे कर लें, किसी दिन 10 घंटे हो जाए, किसी दिन 8 घंटे तक भी आ सकते हैं आप। और हो सकता है कि कोई दिन खराब है, आपका मन ही नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से मन नहीं लग रहा है, तो आप 6 घंटे भी तैयारी कर सकते हैं, बुरा नहीं है, इतना इतना बेकार नहीं है। किसी दिन 6 घंटे हो गया, किसी दिन 8 हो गया, किसी दिन 12 हो गया। महीने का जो एवरेज है वो 10 घंटे से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो कामकाजी लोग हैं, जो बहुत पहले से जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का 8 घंटे से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि घंटे में मैं क्वांटिटेटिवली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में पढ़ने का समय तो चाहिए। ये मैं एक साल के हिसाब से बता रहा हूं खास करके, क्योंकि अगर आप पढ़ने का समय ही नहीं निकालेंगे, लिखने का समय नहीं होगा, तो सोचने का समय भी नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ता है, इसलिए उसको क्वांटिटेटिवली बता रहे हैं। 12 घंटे एक आदर्श समय है जो पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन 10 घंटे से नीचे का एवरेज नहीं जाना चाहिए। किसी दिन आपने 6 घंटे पढ़ा तो बाकी दिनों में 12-12 घंटे पढ़ के 3-4 दिन में वो जो है बराबर हो जाएगा, 2 बार में बराबर हो जाएगा। 2 बार आपने 12-12 घंटे कर लिया, एक दिन किसी दिन 6 घंटे रह गया तो 10 घंटे का एवरेज हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, वो हो जाएगा। तो प्रतिक्षण जो है हमको जागरूक रहना पड़ता है। हमारे मनुष्य का जो मस्तिष्क बना हुआ है ना, वो भूलने का भी आदी है, और कुछ चीजें जो याद हमको नहीं रखना चाहिए वो हम याद रखते रहते हैं। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तब हम गलत चीजों को याद रखते हैं, जो चीजें हमें भूल जाना चाहिए वो हम भूल नहीं पाते और उन्हीं को याद करते रहते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है।
हम लोग हार्टली चाहते हैं कि इन चीजों को मैं भूल जाऊं क्योंकि ये अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं भूल पाते। तो हमारा मस्तिष्क उन चीजों को तो याद रखता है जिन्हें भूलना है, और जिन्हें याद रखना है उन्हें भूल जाता है। तो हमें हर पल याद रखना है कि हमें आईएएस होना है, हमें तैयारी करना है, हमें घंटों तैयारी करना है, हमारे मन को ठीक रखना है और निरंतर पढ़ते रहना है। पर कई बार हम लोग, खास करके सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है। सोशल मीडिया पे आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके मन की नहीं है, वो वहां होती हुई दिखती हैं, तो हम निष्प्रह नहीं रह पाते, एक तरह से उससे आइसोलेट नहीं रह पाते, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटली थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ता है, आप कहेंगे कि नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन थोड़ा असर आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो आपका होना चाहिए पढ़ाई में वो उतना नहीं होता। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा जा सकता है, या फिर आप जो ग्रुप हैं वो सिलेक्टिव बना सकते हैं। सिलेक्टिव ग्रुप हो सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमने व्हाट्सएप ग्रुप बाहर के लोगों के लिए भी शुरू किया है। अभी बहुत सारे जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए हमने नए व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात की है कि उन लोगों का भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें निरंतर अच्छी सामग्री और वीडियो और जो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित सामग्री है उसको आपसे शेयर करते रहेंगे। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम लोग अभी 2-3 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो उसी से फ्रेंडली। इतने सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो फेसबुक बहुत पुराना भी रहा और यूजर फ्रेंडली भी रहा, और हालांकि उसके बाद कई लोगों ने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे आइए, आप इस पे आइए, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि वो उतने फॉलोअर्स भी नहीं है वहाँ। ट्विटर पे भी उतना ज्यादा नहीं रहे, नेताओं का हो गया ट्विटर, और ट्वीट की एक सीमा भी होती है। हम यदि कोई मटेरियल लिखना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं आपको, तो बहुत सारा होता है। तो अभी मैंने फेसबुक पे भी जो है कुछ मैटर देना शुरू किया है। फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसमें मैं आपको निरंतर कुछ नोट्स और कुछ सामग्री ऐसी, क्योंकि उसमें काफी स्पेस होता है, उसमें काफी चीजें, लिंक भी दे सकते हैं उसमें, तो हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। ये माध्यम है, तो आप इनसे जुड़े रहेंगे तो फिर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी और निरंतर अच्छी सामग्री मिलती रहेगी। आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो कमेंट बॉक्स रहेगा नीचे, उसमें नंबर दिए होंगे, मोबाइल नंबर, उन पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा तो वो आपको जोड़ लेंगे। तो ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ करके निरंतर सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक चीज तो ये हुई। दूसरा ये तो हो गया कि हम लोग कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, वो वाली बात हो गई। दूसरा जो डेली रूटीन वाला चीज है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्या एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ते रहना चाहिए या अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? दरअसल हम लोगों को निर्माण करना है 3 तरह की चीजों के लिए, जो मैंने आपको बताया कि एक तो हमको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के या जो मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज के आंसर जो है आप निकाल सकें। आप जो ABCD है केवल उसको ही तय ना करें, बल्कि आपको एलिमिनेशन की प्रोसेस भी पता होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शंस ऐसे होंगे 1 2 3 4 करके जो शुरू में लिखा रहता है। ABCD तो नीचे रहता है जहां से आपको आंसर लेना रहता है, लेकिन ऊपर जो है 1 2 3 4 करके आपको रहता है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, चारों सही है। इस तरह से जो चीजें होती है उसमें आपको कई चीजों को डिलीट करना पड़ता है, एलिमिनेट करनी पड़ती है कि ये नहीं है। तो एक तो ये टेक्निक आपके अंदर कैसे आए और आप कैसे उस चुनौती का सामना करें, एक तो ये है। दूसरा, अब मेंस में आपको लिखना है, और तीसरा इंटरव्यू में आपको बोलना है। तो हमारी रोज जो प्रैक्टिस होती है वो तीनों तरह की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी, अगर आपको वाकई में कोई चीजें समझ में नहीं आती, अगर आपको ये नहीं पता कि वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो कौन से राज्य में आता है, महाबलीपुरम जो है वो कौन से राज्य में आता है, अगर आपको ये नहीं पता कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है,
और किन किन राज्यों में होकर के बहती है। अगर आपको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि आपको नहीं पता तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने स्कूलिंग ठीक से नहीं की है। स्कूलिंग आपकी ठीक से हो गई होती, बहुत साधारण चीजें आपने जान ली होती कि बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री का लेवल है वो बहुत छोटा लेवल होता है। 12वीं तक आते आते एनसीईआरटी की किताबों में थोड़ी सी डेप्थ आती है, लेकिन उसमें अवध को एक पैराग्राफ में दिया होगा, तो एक पैराग्राफ में अवध को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं तो अवध जो मैं बोल रहा हूं लखनऊ, तो नवाब के बारे में पढ़ना, लखनऊ के बारे में पढ़ना, अवध के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, और फिर उसका अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध और ये सब चीजें करेंगे तो कम से कम 1.5-2 पेज का मैटर जो है आपको लगेगा। उसके लिए सबसे अच्छा मैटर जो होता है वो इग्नू का मैटर है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताया कि जिस प्रकार से झांसी है, जैसे तो झांसी की रानी के बारे में आप जानते हैं, मूवी आपने देख ली तो ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई। तो केवल एनसीईआरटी से तो बात नहीं बनती, वो एकदम प्रारंभिक जानकारी है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने जो यूपीएससी का पेपर देखा उसमें डेप्थ कितनी है, तो आपको बिपिन चंद्रा भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे मैंने कोचिंग वालों को बोला है, देखा है बोलते हुए कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी उनकी पोल पट्टी सब सामने आ गई। इस बार जो पेपर आया उसमें जो क्वेश्चंस थे वो वही विपिन चंद्रा से और उसी से। वो बोलते नहीं हमने जो बता दिया वो देख लो, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, आपको बीएल ग्रोवर भी पढ़ना चाहिए, इग्नू का नोट्स भी पढ़ना चाहिए और विपिन चंद्रा भी पढ़ना चाहिए। कई लोग एकदम, अच्छा किसी किसी का अनुभव ऐसा है ना कि मान लीजिए किसी ने 1996 में प्रीलिम्स दिया था या 1994 में प्रीलिम्स दिया था, तो 1994 में प्रीलिम्स का पेपर इस टाइप का आ गया था कि वो कहीं कहीं से आ गया था। जैसे इस बार करंट अफेयर्स, अगर मान लीजिए कोई अभी 2020 का पेपर देने के बाद उसको लगा कि उसको एक्सपीरियंस आ गया, अब मैं कोचिंग खोल देता हूं, अब मैं कोचिंग पढ़ाने लगता हूं, तो उसको तो यही लगेगा कि 5-6 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स से। लेकिन किसी किसी साल तो 45 क्वेश्चन जो है, 45 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से जाते थे, कभी कभी 35 होते थे। पिछली बार करीब 20 के आसपास थे या 10 के आसपास थे, जो भी थे। तो किसी साल 20 होते हैं, कभी 40 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी केवल 4 होते हैं या कभी 6 होते हैं। तो जिस आदमी ने जिस साल परीक्षा दी उसका वैसा अनुभव है, और उस अनुभव को लेकर के वो आदमी जो है कोचिंग पढ़ाने लगता है तो उसी टाइप की बात करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ भी पेपर हो सकता है, करंट के क्वेश्चंस 40 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। 4 से 40 यानी कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी 4 मतलब 10% हो गया, मान लीजिए 4 मतलब आपका 10 हो गया, वो 100 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 90% चेंज आ गया, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा ग्रोथ, यानी कि 900% का ग्रोथ हो गया। तो कोई आदमी अगर ये सोच के चले कि 4 ही प्रश्न आते हैं और एकदम से 40 आ जाएंगे, तो इसलिए केवल द हिंदू पढ़ते रहने से भी बात नहीं बनेगी और द हिंदू को छोड़ देने से भी बात नहीं बनेगी। तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर लेके बैठे, कई बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर में 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं। वो सब बच्चे इस बार लुढ़क गए, उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने दूसरी चीजें पढ़ी नहीं। उनको लगा कि 30-40 प्रश्न इसी में से आ जाएंगे, तो वो 4-4, 5-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। तो आपको न्यूज़पेपर को भी एक लिमिटेड समय देना है और करंट अफेयर्स को उसी हिसाब से सोचना है, ठीक है। पर उसको छोड़ना भी नहीं है, चाहे, क्योंकि अगले साल हो सकता है 25 प्रश्न आ जाए वहां से, तो आप छोड़ भी नहीं सकते। और मेंस में तो फिर आपको आंसर अपने हिसाब से लिखना है, तो उसमें तो आपने जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ा है तात्कालिक समस्याओं के बारे में, उसका आंसर आप उस रूप में लिखेंगे ही। तो एक तो बहुत साफ साफ बात हो गई एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में आप 1-2 महीना चिंतन करते रहें कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके बजाय आप उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि 2 महीने तक आप सोचते रहेंगे और डायलेमा चलता रहेगा, उसके बजाय तो आपको पढ़ लेना चाहिए। कोई खास बात नहीं है, नुकसान भी नहीं करेगा वो। मैंने आपको कई बार उसकी तुलना सूप से की है। खाने से पहले सूप जो आप पीते हैं, ठीक वही काम जो है एक तरह से एनसीईआरटी करती है। तो खाने से पहले सूप पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो पी लेना चाहिए। अगर आप
सूप पीना अच्छा मानते हैं और आपको लगता है कि वो खाने से पहले आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, समझा है और आपको टेस्टी लगता है और आपको लगता है कि नहीं उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, जो भी उसके गुण अवगुण आप जानते हैं, तो आप इतनी देर सोचें। पर सूप से पेट तो नहीं भर सकता। ऐसा तो नहीं कि आप सूप पी करके बस आप उठ जाएंगे, अब और कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो उससे तो बात बनने वाली नहीं, उससे तो उतनी ऊर्जा आएगी नहीं। काम तो आपका तभी चलेगा जब आप खाना खाएंगे। तो सूप के बारे में इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। सूप पीना है पी लीजिए, नहीं पीना है खाना खाइए, ठीक है। तो आप तैयारी इस रूप में कर सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए, अपना सीधा पढ़िए नोट्स। ये जिसको समझ, पहली बार यदि कोई तैयारी करने के लिए आ रहा है तो उसको समझ बढ़ाने के लिए है कि आप अपनी समझ उससे आप बढ़ाना चाहते हैं और उस समझ के साथ फिर आप उतरना चाहते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा, फिर हम वापस न्यूज़पेपर का मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले अधिकांश लोग बात करते हैं कि हमको कौन सा, अब हिंदी में काफी हिंदी माध्यम में बहुत सारी अच्छी सामग्री अब उपलब्ध है। ढेरों वेबसाइट जो हैं वो द हिंदू को हिंदी में करके बताती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं, वो भी द हिंदू को हिंदी में करके बताते हैं, हिंदी में समझाते हैं। तो आप सीधा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं वहां से। और थोड़ा सा नौसिखिए टाइप के जो चैनल हैं, या आपको पता चल जाएगा कि कच्चे चैनल भी हैं कुछ। अब देखिए यूट्यूब पे तो किसी को मनाही नहीं है चैनल बनाने की या सामग्री डालने की। कोई भी व्यक्ति सामग्री डाल सकता है, कोई भी व्यक्ति चैनल बना सकता है। तो यूट्यूब पे जो सामग्री अवेलेबल है उसमें थोड़ा सा चयनात्मक, सिलेक्टिव आपको होना पड़ेगा कि कौन सी सामग्री ठीक है, कौन सी सामग्री ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है वो वहाँ अवेलेबल है, वो सारी की सारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ओके है, टेस्टेड है, ऐसा नहीं है। मतलब उनका परीक्षण किसी ने नहीं किया है। वो सामग्री के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है जो बोल रहा है, उसका अनुभव, और उसका अनुभव भी कई तरह का है। कुछ साल पहले जब 2012 में सी सेट का पेपर शुरू हुआ था, तो सी सेट के पेपर में थोड़ा सा बैंकिंग एप्टीट्यूड और रेलवे के जो एग्जाम होते थे, एसएससी के एग्जाम होते थे, बैंक पीओ के एग्जाम जो होते थे, या और जो दूसरी जो एग्जाम्स होती हैं ऐसी कंपटीशन जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, ये से कुछ लोग उसको मैथ्स भी बोल देते थे, जबकि वो एक तरह से मेंटल एबिलिटी है। लेकिन ये सवाल करने वाले और इसकी कोचिंग पढ़ाने वाले लोगों को एकदम से लगा कि हमारा स्कोप अब सिविल सर्विसेज में आ गया। क्योंकि पहले तो प्रीलिम्स जो होता था उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता था, प्री में एक ऑप्शनल होता था और उसका वेटेज भी डबल होता था, क्योंकि वो 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता था और 150 मार्क्स का जीएस होता था। उसी में 20-25 प्रश्न जो है 150 क्वेश्चंस आते थे, उसी में 20-25 प्रश्न मैथ्स के या यूं कहें कि रीजनिंग के या मेंटल एबिलिटी के होते थे। तो उसी में जनरल स्टडी भी हो जाता, सी सेट भी हो जाता था। बाकी सेकंड पेपर डिसाइडिंग फैक्टर था, वो जो है डिसाइड करता था ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको 150 में से वो 120 क्वेश्चंस का होता था और उसमें 90 या 85 के आसपास जब तक आपके ठीक नहीं हो जाते, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्केलिंग होता था, मॉडरेशन होता था, फिर कट ऑफ भी अलग अलग जाता था, उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन 2012 से जो आपका सी सेट वाला जुड़ा और सी सेट को वेटेज मिलने लगा और उसके मार्क्स को क्वालिफाइंग नहीं माना था उस समय में, उनके मार्क्स जुड़ते थे, तो ऐसे बच्चों की बाढ़ आ गई जिन्होंने एसएससी की, रेलवे की तैयारी की थी, बैंकिंग की तैयारी की थी। वो बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होने लगे क्योंकि उनका जीएस में डेप्थ नहीं था। तो 3 साल तक लगभग ऐसी बैच बनती रही जिन लोगों का जीएस में डेप्थ नहीं था, जिनको बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं पता, जिनको बहुत ज्यादा पॉलिटी नहीं पता, जो इकोनॉमी को बहुत डेप्थ में नहीं जानते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं जानते, बस उनका मैथ्स ठीक है थोड़ा सा और थोड़ा सा रीजनिंग टाइप मेंटल एबिलिटी वाला सवाल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बल्कि उसके शॉर्ट ट्रिक जो है वो इन्होंने कहीं ना कहीं सीख लिए हैं। और ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक, जो ट्रिक गुरु जिसको होते हैं, वो ट्रिक गुरु जो जगह जगह पर कोचिंग्स में जो पहले एमबीए एंट्रेंस के लिए तैयारी, केट की तैयारी करा रहे थे, या कहीं तमाम प्रकार के कोचिंग क्लासेस खुले हुए थे, ज्यादा कोचिंग्स यही थे, उन सब ने फिर आईएएस की तैयारी का बोर्ड टांगना शुरू कर दिया अपना कि हम आईएएस की तैयारी कराएंगे। अच्छा, वो उतर गए आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो उनको लगा कि अब हमको पॉलिटी भी पढ़ लेना चाहिए।
हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए। तो धीरे धीरे वो इस फील्ड में भी आने लगे। और चूंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीलिम से हट गया, तो दिल्ली में और बड़ी जगहों पर जहां पर भी कोचिंग्स थी, वो सब्जेक्ट वाइज कोचिंग बहुत ज्यादा थी। कोई इंडियन हिस्ट्री नाम हुआ करता था हिस्ट्री का, हिस्ट्री नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो इंडियन हिस्ट्री के नाम से जो है प्रीलिम्स था, और प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने वाले ढेरों कोचिंग्स थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले ढेरों कोचिंग थे। तो ऐसे तमाम प्रकार के कोचिंग सब्जेक्ट वाइज खुले हुए थे, और सब्जेक्ट के मास्टर जो होते थे, क्योंकि लाखों लोग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके बैठते थे। तो मान लीजिए 1 लाख 2 लाख लोग अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के बैठ रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को 10-10 हजार तक जो है वो संख्या कोचिंग करने वालों की होती थी। और 10,000 लोग कोचिंग करना चाहते हैं, तो एक एक कोचिंग को 400 500 लोग आराम से मिल जाते थे कोचिंग में। तो बड़ी संख्या में लोगों ने कोचिंग उस तरह से चलाई हुई थी। अब क्या हुआ कि उसको तो कर दिया उन्होंने, सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया। तो वो जो दुकान चलाने वाले लोग जितने भी थे, जिन्होंने कि जबरदस्ती आईएएस की कोचिंग में अपना बोर्ड टांग दिया था कि हम आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं, और उस तरह से उन्होंने डील करना शुरू कर दिया, वो सारे के लोग अब फंस गए। आईएएस का बोर्ड भी टांग दिया, अब वो क्वालिफाइंग हो गया, उसमें केवल 33% मार्क्स लाने हैं सी सेट में, तो अब वहां से भाग भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर बाद में उसको एडॉप्ट किया सिस्टम को कि अब हम जीएस पढ़ाएंगे, अब हम ये करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पार पा लिया अपने स्ट्रगल से और वो लोग बाहर आ गए, लेकिन अभी बहुत सारे लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और वो फिट नहीं हो पाया उस नए सिस्टम में, क्योंकि उनका तैयारी करने का तरीका ही नहीं, उन्होंने कभी सिविल सर्विसेज दिया नहीं, न कभी सिविल सर्विसेज का कोई एक्सपीरियंस है। पर अब चूंकि बच्चे, देखिए बच्चे तो कोई भी किसी को भी मिल जाते हैं, कोई भी बोर्ड टांग दे अपनी कोचिंग का, आराम से उनको 15-20 बच्चे आराम से किसी को भी मिल जाते हैं, किसी को भी। जैसे 20 तरह की अगरबत्ती चल रही है, 21वीं अगरबत्ती आप निकालेंगे, आपके भी फॉलोअर आ जाएंगे, है ना। कोई भी साबुन निकालिए आप, 20 तरह के साबुन चल रहे हैं, 22वां साबुन आप निकाल दीजिए, चल जाएगा। कुछ भी निकाल दीजिए, टूथपेस्ट चल रहे हैं इतने तरह के, आप एक टूथपेस्ट निकाल दीजिए, आपका भी बिकने लग जाएगा, किराना वाला आपका भी बेचने लग जाएगा। तो सब तरह की दुकान चल जाती है। लेकिन बात यह है कि यही भटकाव जो है ये आपको सोशल मीडिया पे भी है, और ये खास करके यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे भी ऐसे तमाम प्रकार के लोगों ने वो चैनल बना लिए, और बाढ़ है वीडियो की। आप किसी एक टॉपिक को डालेंगे तो उस पर 300 तरह के वीडियो जो है, 200-300 लोगों ने उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अब हम आधा घंटा यदि किसी वीडियो को देना चाहते हैं, तो वो किस व्यक्ति के वीडियो को दें या कहाँ हम अपना समय खपाएं, ये थोड़ा आपको चैलेंजिंग है। इसमें मैं भी आपको सलाह नहीं दे सकता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, लेकिन बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, उनके वीडियो भी अवेलेबल हैं, और ये देखना पड़ेगा आपको और उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा टेस्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ हमको समय बिताना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो फिर क्या है कि एक बार हमने अगर कहीं 2 घंटे का वीडियो देख लिया, आधे घंटे का, फिर दोबारा भी उसी व्यक्ति का देख लिया, बहुत समय बाद पता चला कि कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। बहुत सारे कई लोग किताब को ही पढ़ाते रहते हैं, किताब में जो लिखा है या जो लिखा हुआ है उसी को बताते रहते हैं। तो ये तो ठीक है कि आप बोर हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द करने लगी है और अब आप लिखना भी नहीं चाहते, इस समय आप पढ़ना भी नहीं चाहते, तो ऐसे व्यक्ति का वीडियो चला दीजिए जो किताब को लेके पढ़ाता है। तो उसको सुनते रहिए, लेट जाइए, सुनिए, वो आपको बहुत अच्छे से आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपका थकान भी निकल जाएगी, और आपको सारी बातें उसके पल्ले पर। इस बीच में नींद आ गई तो नींद निकाल लीजिए, फिर उठ जाएंगे तो फिर दोबारा सुन लीजिए अगर बहुत अच्छा वीडियो है तो ये कोई नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिनचर्या में वीडियो को किस तरह से शामिल करते हैं। मैंने अनुभव की बात बता दी, भटकाव क्यों है वो भी बता दिया, ये जो जितना भी कच्चापन जो लोगों में है वो क्यों है उसका कारण भी बता दिया। तो ऐसे में से आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए बार बार जो आपको थोड़ा सा मैथ्स की तरफ ले जाता है, रीजनिंग की तरफ ले जाता है, सी सेट की तरफ ले जाता है, उसी को की गारंटी देता है या उसी के बारे में ज्यादा बात करना चाहता है, तो जब तक आपका ओपिनियन नहीं बनाता, तो ओपिनियन कैसे बनेगा? ओपिनियन धीरे धीरे बनेगा। किस चीज से बनेगा? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी आप लोगों को, तो जो कल मैंने आपको बात बताई थी प्रीएम्बल के बारे में बताई, या एक कंसेप्ट ले लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट ले लेते हैं, जैसे फेडरलिज्म, संघवाद। तो संघवाद के बारे में सबसे पहली चीज आप पढ़ते हैं कि हमने आयरलैंड से लिया है, और ये जो है संघवाद हम लोग कनाडा की बात करते हैं,
नीति निर्देशक तत्वों के लिए जब हम बात करते हैं तब आयरलैंड की बात करते हैं, और संघवाद के लिए जब हम कनाडा की बात करते हैं, फेडरलिज्म का कंसेप्ट वहां से लिया। और भी कुछ देशों के साथ बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। तो अभी हम जैसे फेडरलिज्म की बात करें कि फेडरलिज्म जो है, और अभी जो मोदी जी आए हैं उसके बाद में उन्होंने फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक शब्द जोड़ा कि हमारा जो होगा वो सहकारी संघवाद होगा, कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाएंगे, राज्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। कुछ मामलों में हालांकि अभी ये सब चीजें देखने को नहीं आ रही है, लेकिन फेडरलिज्म का कंसेप्ट जितना ज्यादा आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपका विकसित होता जाएगा, धीरे धीरे विकसित होगा। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि फेडरलिज्म आया कहां से और क्यों आया, क्योंकि वहां ये व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, इसलिए हमने वहां से लिया है, उसको अडॉप्ट किया। दूसरा, फिर आप संविधान सभा में अगर कोई बहस हुई है, जैसे आप लोग संविधान सीरियल हैं उसके 10 एपिसोड जब आप देखेंगे तो वहां जो फेडरलिज्म शब्द है उसके बारे में जो व्याख्या संविधान सभा में चर्चा करते समय में जो उस समय संविधान सभा के सदस्य जो बातें कर रहे हैं, वो जो चीजें जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उससे आप फेडरलिज्म के बारे में समझ पाएंगे कि वो क्या चीज है। फिर आप संघात्मक व्यवस्था के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप की किताब पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया होगा किताब में, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं आप लोग संघात्मक व्यवस्था के बारे में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या शर्तें होती है, क्या ये मूलभूत ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या उसका ये पार्ट है, फिर राज्यों की शक्तियां क्या होती है। अभी कृषि कानूनों पे आपने देखा कुछ राज्यों ने फिर कानून बना लिए, तो धीरे 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 फिर करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीजें होंगी कि पिछले साल भर में संघात्मक शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें क्या होंगी। फिर आप किसी दिन आर्टिकल पढ़ेंगे फेडरलिज्म के ऊपर किसी एक्सपर्ट का द हिंदू में, उस दिन आपका फिर व्यू का निर्माण होगा, उस दिन फिर आपका एक ओपिनियन बनेगा। उसके बाद फिर पुराने कोई प्रश्न देखेंगे और उसके मॉडल आंसर देखेंगे, उसमें आपको संघात्मक शासन व्यवस्था फिर समझ में आएगी। धीरे धीरे करते हुए आप इसके उस छोर पे पहुंच जाएंगे जहां फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न है, फेडरलिज्म के प्रकार, फेडरल सिस्टम जो होता है यूएसए से हमारा किस तरह से डिफरेंट है। हमारे यहाँ चूंकि एक ही नागरिकता होती है, यूएसए में चूंकि दोहरी नागरिकता होती है, वहां राज्यों का अपना अस्तित्व है, राज्यों को उतना महत्व दिया गया है। तो अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, उस समय में वो जो 2-2 वोट की बात आती है कि हर राज्य को 2-2 वोट दिया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कम हो, चाहे वो क्षेत्रफल में बहुत छोटा हो, तो भी उसके 2 वोट होंगे। इसका मतलब है कि वहां पर सभी राज्यों को एक तरह से समान शक्ति देने की बात की जा रही है। भारत में फिर विशेष राज्य का दर्जा वाला कंसेप्ट, तो मैंने जितने मुद्दे आपको बताए हैं, है ना, विशेष राज्य का दर्जा कैसे होता है, फिर मुखर्जी फार्मूला क्या होता है, गाडगिल फार्मूला क्या होता है, और खास करके जो नई सरकार आई और इसमें जो जीएसटी का कंसेप्ट आया और ये सब आया, तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है, उसमें राज्यों की क्या शक्तियां हैं, कंपेंसेशन जो बांटने की बात हुई थी कि कंपेंसेशन आपको सबको मुआवजा दिया जाएगा, जिन राज्यों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी तरह की, और वित्त आयोग, ऐसे में फाइनेंस कमीशन आपको देखना पड़ेगा, उसके आधार पर आय का वितरण, संसाधनों का वितरण और निर्णय लेने का जो अधिकार है उससे रिलेटेड। राज्यपाल का पद वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले फेडरलिज्म में आएगा। प्रशासकीय संघवाद जो होगा एक तरह से आपका राज्यपाल के तौर पे होगा। और विधायिका के आधार पर बात करेंगे तो संविधान संशोधन की वो शक्तियां जो कि राज्यों के समर्थन से होती है। तो 368 की, जब हम 368 की बात करेंगे तो 368 में 3 तरह के संशोधन है, उसमें से कुछ संशोधन ऐसे हैं जहां राज्यों को भी, फिर न्यायपालिका में संघवाद जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विभाजन होगा, एक तरह से उनके क्षेत्राधिकार की बात होगी। तो इस तरह से संघवाद के इतने स्वरूप हैं, यानी न्यायिक क्षेत्र में अलग जाता है, फाइनेंस सेक्टर में जाएगा तो फाइनेंस कमीशन और दूसरा जीएसटी काउंसिल और वही मुखर्जी फार्मूला, गाडगिल फार्मूला, उस टाइप की बहुत सारी चीजें आएंगी। फाइनेंस का अलग है, जुडिशरी का अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, और संविधान में जो व्याख्या है वो फिर वो आपको देखनी है, और फिर करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको देखना है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे कमीशंस हैं, जैसे राजमन्नार कमीशन, राजमन्नार आयोग है, शीतलवाड़ आयोग है,
पुंछी कमीशन है और सरकारिया कमीशन है। तो ये जितने भी कमीशंस हैं, इन कमीशंस ने समय समय पे क्या क्या रिपोर्ट दी है, एआरसी क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या कहता है संघवाद के बारे में, उसकी रिपोर्ट्स हैं। और ये सारा पढ़ते समय में आपको करंट अफेयर्स भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिसीजन दिया है, एसआर बोम्मई केस है ना, इससे जुड़ा हुआ फ्लोर टेस्ट वाली बात आती है। जब जब मुख्यमंत्रियों के संबंध में विवाद होता है या राज्यों में सरकार बनने की बात आती है, तब राज्यपाल कैसे निर्णय लेते हैं, उसके समय में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। अब मैंने बात शुरू की थी कि संघवाद का सिद्धांत हमने संविधान में कहां से प्राप्त किया। तो संघवाद का संविधान हमने संविधान में जो प्राप्त किया वो आपने लिख दिया। अब कई लोग सोचते हैं कि ये जो प्रश्न उनको याद हो गया मतलब उनको संघवाद समझ में आ गया। संघवाद की परिभाषा किसी ने एक पैराग्राफ में कर ली तो उसको लगता है कि उसको संघवाद समझ में आ गया। फिर क्या होता है कि किसी ने तैयारी 2019 में शुरू की और 2019 के पेपर में कुछ दूसरा ही सवाल आ गया, तो फिर उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं मुझे एसआर बोम्मई केस पढ़ना चाहिए। 2020 में आके उसको लगता है कि मुझे सारे संविधानों की तुलना कर लेनी चाहिए, जापान के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया की, रशिया के, अमेरिका के, चीन के, सभी संविधानों की तुलना कर लेना चाहिए संघवाद के मामले में। फिर धीरे धीरे उसको लगने लगता है 2021 में जाते जाते तो ऐसा करके 2024-25 आ जाता है, तब जाकर के उसके दिमाग में क्लियर होता है कि संघवाद है क्या, फेडरलिज्म है क्या। और तब तक वो बहुत सारे आर्टिकल पढ़ चुका होता है और 25 के आसपास फिर लास्ट चांस होता है, उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है और हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका विकास जो है 5-6 साल में, 7 साल में होता है। अब मैं यहाँ 1 साल में करने की बात कर रहा हूँ कि आपको ओपिनियन बनाना है, अपने मस्तिष्क में एक भूमिका बनानी है और फिर उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का आपको विकास करना है और विकास करके उस बिंदु तक ले जाना है जिसमें आप प्रीलिम्स का सवाल भी निकाल सकें, मेंस का भी निकाल सकें, यानी मेंस में अच्छे से लिख सकें और इंटरव्यू में आप जवाब दे सकें। तो ये तीनों एक ही साल में करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ना पड़ेंगे, करंट अफेयर्स में आएंगे वो सब, करंट अफेयर्स में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं। पुराने डिसीजन, जब कभी भी आप इस प्रकार के नए डिसीजन के बारे में बात करें तो साथ में पुराने डिसीजंस जो दिए रहते हैं उनका हवाला दिया रहता है न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, तो दूसरे दिन का न्यूज़पेपर भी पढ़ना जरूरी है। फिर मंथली मैगजीन में उसके बारे में और ज्यादा मसाला होता है क्योंकि उसका फाउंडेशन रहता है उसमें, उस टॉपिक का, तो वहां भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर बेसिक बुक्स भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपको संघवाद बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी में जाकर के फिर पढ़िए कि संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। और जब आप फेडरलिज्म को वहां पढ़ लेते हैं तो फिर इग्नू में आकर के समझने की कोशिश कीजिए, पॉलिटिक की किताबों में। तो इग्नू में आकर के जब समझ में आ गया, ऐसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक एक टॉपिक को, बिल्कुल उसके बर्थ से लेकर के बिल्कुल उसके एंड तक, क्लाइमैक्स तक। तो आपको जो वो न्यूडेशन वाली, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में न्यूडेशन से लेकर क्लाइमैक्स तक की जो स्टेज होती है कि वहां एक भी पौधा नहीं है, एक रॉक है, जीरो सिर पढ़ते हैं ना आप लोग, मरुक्रमक, तो जीरो सिर में आप क्या पढ़ते हैं कि वहां रॉक है, रॉक की जगह जंगल तैयार हो गया। तो रॉक की जगह जंगल कैसे तैयार होता है, हाइड्रोसिर, जीरो सिर पढ़ा होगा आपने। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जैसे खाली बैरन रॉक है और उस रॉक के ऊपर छोटे छोटे मॉसेस आ जाएंगे, टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे और वो फर्न और वो फिर डेवलप होंगे, वहां काई जम जाती है ना, वैसे एल्गी टाइप वो जम जाएगा। फिर उसके ऊपर ऐसे पौधे जो कि जिनमें कि कंडक्शन नहीं होता, जिनमें कि एक तरह से जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम नहीं है, ऐसे प्लांट्स तैयार होंगे, देन ट्रांसपोर्टेशन वाले आएंगे, देन फिर झाड़ियां, श्रब्स आएंगी, पहले हर्ब्स आएंगी, फिर श्रब्स आएंगी और फिर छोटे पेड़ और फिर बाद में बड़े ट्री और फिर हो सकता है वो रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना घना जंगल तैयार होने से पहले तो एक चट्टान थी, खाली एक रॉक थी और उस रॉक के ऊपर एक घना जंगल तैयार हो गया। तो आपको ज्ञान का जंगल खड़ा करना है एक बैरन रॉक पर। अगर आप अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, अगर आप अभी आए हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए और आपको कुछ नहीं पता एबीसीडी, तो आप एक बैरन रॉक हैं। छोटे छोटे मॉसेस, छोटे छोटे फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आपके लिए क्या काम करेंगे, आपके ज्ञान को अंकुरित होना है। अभी आप ज्ञान का अंकुरण पैदा कर रहे हैं। तो मैंने एक संघवाद का उदाहरण दिया है कि आपने अंकुरण पैदा कर लिया अपना एनसीईआरटी के माध्यम से,
या फिर आपने ये पता कर लिया कि प्रारंभिक जानकारी ले ली संघवाद के बारे में, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स की बात करेंगे, समय समय पे कौन कौन से अमेंडमेंट संघवाद के बारे में हुए हैं, फेडरलिज्म के बारे में, उनके बाद में कौन कौन से लेजिस्लेचर बने हैं, कौन कौन से कानून बनाए हैं संसद ने, है ना। तो जो स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं वो कब बने, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमेशा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक जो आपको दिमाग में जो ज्ञान की शुरुआत करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से करनी है, संवैधानिक प्रावधानों से करनी है। संवैधानिक प्रावधानों के बाद में फिर आप स्टेचुटरी प्रोविजंस पे आएंगे कि संसद ने जो है कब कब, लोकसभा राज्यसभा ने कब कब कौन सी चीजें पारित की है। फिर उसके बाद जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग पोस्ट होल्डर्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति का ऐसे समय में क्या अधिकार होता है, लोकसभा की क्या शक्तियां होती है, राज्यसभा की क्या होती हैं, राज्य विधानसभाओं की शक्तियां क्या होती है, राज्यपाल के पद की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है उस समय में। तो संविधान सभा इन सब के बारे में क्या क्या सोचती थी, फेडरलिज्म के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में, और फिर संविधान का विकास कैसे हुआ, और ये विकास, संविधान के विकास के दौरान ये संस्थाएं कब कब पैदा हुई। अब इसमें संवैधानिक विकास का भी एक एंगल है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आप पार्लियामेंटों में और वहां देख रहे हैं द्विसदनीय विधानमंडल और केंद्र मंडल और राज्य विधानमंडल, और ये पार्लियामेंटों में आकर के काफी अच्छे से एक्सप्रेस होता है। और वो बहुत ज्यादा फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में तो बिल्कुल ही वो डेवलप हो जाता है। और 1935 के संविधान में तो स्पष्ट विभाजन हो गया और प्रांतीय सरकारों का गठन हो गया था। आपको पता है कांग्रेस ने जीती थी, हालांकि प्रांतीय सरकारों का गठन पहले भी हुआ है, लेकिन जो स्पष्ट बिल्कुल जो अधिकारों के साथ में है ना, जहां गवर्नर जनरल के अधीन नहीं है वो, एक तरह से उस तरह वो अपने राज्यों के गवर्नर अपने जो प्रोविंस बन गए थे। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं तो मध्य भारत की बात कर रहे थे, सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे थे, है ना। तो ये कितने तरह के राज्यों, तो अभी हमने संवैधानिक विकास पढ़ा पहले, तो उसमें ये सब चीजें देखी। नहीं तो आप हमारा यूट्यूब पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला संवैधानिक विकास वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से संविधान का विकास अलग अलग चरणों में पूरा हुआ और कैसे कैसे भारत को, प्रांतों को और केंद्रीय विधानमंडलों को शक्तियां प्रदान की गई है। तो स्पष्ट विभाजन आपको समझ में आ जाएगा, तो तब जाकर के आप संघवाद को समझ पाएंगे कि संघवाद क्या चीज है और कैसे वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर केशवानंद भारती में आएंगे तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर में बता देंगे, है ना। और कब कब वो ध्वस्त हुआ है, इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल में उसकी स्थिति क्या थी, अभी जीएसटी काउंसिल और अभी पेंडेमिक में उसका क्या रोल है, अभी खास करके जब कृषि कानून बने और ये सब चीजें हुई और लेबर लॉ अमेंडमेंट किया था राज्यों ने, तब केंद्र की क्या भूमिका थी, हालांकि वो खुद लेबर लॉ लाने वाले थे। तो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल आपके सामने जरूर मिल गया है जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कैसे एक ओपिनियन बनाना है अपना, कैसे अपना एक मत बनाना है और उस मत को परिपक्व बनाना है। एक मत जो बिल्कुल आपका नया नया है, अभी अभी अंकुरित हुआ है, उसको परिपक्व अवस्था तक, क्लाइमेक्स अवस्था तक, यानी कि जो रॉक है वहां पर घना जंगल तैयार करना है आपको ज्ञान का, वहां तक ले जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत कैसे होगी उसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं कि एक तो आपका रेगुलर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर समाचार आप देख सकते हैं, टीवी डिबेट आप देख सकते हैं, अगर अच्छा डिबेट है तो अच्छा डिबेट आपको राज्यसभा टीवी पे देखने को मिल सकता है, हालांकि कई बार सरकार का फेवर करता है। देखिए सरकार भी हमारी अपनी है, सरकार से हमको चिढ़ भी नहीं होनी चाहिए और सरकार के प्रति लगाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार एक टूल है, देश को चलाने का एक साधन है और टूल से नफरत नहीं होनी चाहिए और टूल से लगाव भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, टूल सब कुछ नहीं है। तो दरअसल ये एक विचारधाराओं की सरकारें आती है तो हम लोगों में थोड़े से मतभेद हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है। विचारधाराओं में यदि आप देखेंगे तो किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोगों का वहां पर स्थान है। आपको कांग्रेस में अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, बुरे लोग भी मिल जाएंगे, कांग्रेस में जातिवादी लोग भी मिल जाएंगे और समान रूप से व्यवहार करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, फेमिनिस्ट भी मिल जाएंगे, नारीवादी लोग भी मिल जाएंगे, नारियों के दुश्मन भी मिल जाएंगे जो ऐसे बयान देते रहते हैं समय समय पर। बीजेपी में भी ऐसा ही है, किसी भी पार्टी में सारे के सारे लोग अच्छे और सारे के सारे लोग खराब कभी नहीं होते, किसी भी संगठन में।
आरएसएस में भी जाएंगे आप तो आरएसएस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुली विचारधारा के हैं। इकोनॉमी के मामले में वो पूंजीपतियों का साथ नहीं देना चाहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आरएसएस में भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वहां कोई एक विचारधारा को लेकर के बैठा हुआ है ऐसा नहीं। और परंपरावादी है, सारे के सारे लोग धार्मिक हैं, कट्टर हैं, ऐसा नहीं है। आपको वहां मांसाहारी लोग भी मिल जाएंगे, तो शाकाहारी लोग भी मिल जाएंगे, है ना। आपको खाने पीने की अलग अलग अवधारणाओं वाले लोग मिल जाएंगे। बस ये है कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र पशु माना जाता है, तो हम लोग उसको माँ कहते हैं। तो गाय के प्रति श्रद्धा हिंदुओं की होती है, वो चाहे जहां रहे। अब विदेशों में जब खास करके जब मैं यूएस गया तो यूएस में जो धार्मिक परिवार थे, और खास करके धार्मिक परिवारों में जब जाने को मिला तो एक दो जगह जब हम रुके और खाना खाने के लिए हमको लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है। अब चूंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, शुद्ध शाकाहारियों के रेस्टोरेंट कम ही हैं। अधिकांश जगह जो रेस्टोरेंट है वहां शुद्ध शाकाहारी चीज मिल भी जाती है तो वो शुद्ध शाकाहारी शब्द नहीं यूज कर सकते, उसके लिए शाकाहारी शब्द यूज कर सकते हैं। तो शाकाहारी चीज मिल भी जाती है तो वो ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं ना कि जहाँ दोनों चीजें मिलती हैं, हाइब्रिड रेस्टोरेंट है। वहां आपको नॉनवेज भी मिलता है, वेजिटेरियन भी मिलता है। हम प्योर वेजिटेरियन खोजते खोजते किन्हीं के घर पहुंच गए। तो घर पहुंच गए तो वो उन्होंने साफ साफ कहा साहब ये है कि हमारे घर पे जो है कुछ नहीं बनता, इस किचन में, जिस किचन में आप खाना बन रहा है आपके लिए, वहां कुछ नहीं बनता, लेकिन हमारे बच्चे लोग जो है वो बाहर खाते हैं और वो नॉनवेज खाते हैं, वो सब है। तो एक दो पेरेंट्स ने जो हिंदू थे उन्होंने बताया कि आप जब बच्चे हमारे जब लौट के आएंगे अभी शाम को, तो आप रुके हुए हो तो आप एक काम करना, उनको समझाना कि बेटा गाय का मांस नहीं खाते, कम से कम उनको आप जो है बीफ छुड़वा देना हमारे बच्चों का, कि उनको कुछ ऐसा समझाना कि वो बीफ छोड़ दें, क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगता कि वो बीफ खाते हैं। बाकी दूसरे का मांस वो खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये पीड़ा है वहाँ के हिंदुओं में भी ये पीड़ा है। तो संगठन में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन भारत में चूंकि इतना ज्यादा जो है कट्टरता है हिंदू धर्म के प्रति, तो लोग यहाँ एकदम गाय के मांस को तो नहीं खा सकते, लेकिन यह है कि मांसाहारी लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे, हिंदुओं में भी मिल जाएंगे। हिंदुओं में ढेरों मांसाहारी लोग हैं और ऐसे लोग संगठन में भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस में भी जुड़े हुए हैं। तो खाने पीने के आधार पर कोई जो है एक तरीका रिजिडिटी जो है आपको संगठन में दिखाई नहीं पड़ती, पार्टियों में दिखाई नहीं पड़ती, पहनने ओढ़ने के मामले में दिखाई नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, कांग्रेस वालों के भी मिल जाएंगे, बीजेपी वालों के मिल जाएंगे, और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के बच्चे मिल जाएंगे जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुले दिमाग की मानसिकता का जो वो श्रेय है वो किसी एक पार्टी को जाता है कि वही खुले दिमाग का व्यक्ति है, वही वैज्ञानिक अवधारणा वाला है। वैज्ञानिक अवधारणा वाले लोग सभी जगह मिल जाएंगे। ऋषि किस्म के आदमी और ऐसे लोग जो अच्छा साहित्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको सभी पार्टियों में मिल जाएंगे। अच्छे लेखक आपको दोनों पार्टियों में, कम्युनिस्ट में, सभी जगह मिल जाएंगे। अच्छे लेखक मिल जाएंगे आपको, कवि लोग मिल जाएंगे आपको, अलग अलग विचारधारा के। तो दरअसल पार्टियों का और संगठनों का कोई किसी की बपोती नहीं है कि ज्ञान उन्हीं का पार्ट है या उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी से नफरत और लगाव जैसा चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मूल्यांकन होना चाहिए कि इस संगठन ने कब कौन सा अच्छा काम किया है, आपातकाल में कौन सा अच्छा काम किया है, जब मानवता पे समस्या आती है तब कौन सा संगठन उठ खड़ा होता है। और ये सब बदलते रहेंगे, इन सब की निष्ठाएं भी बदलती रहेंगी एक दूसरे के प्रति। और कुछ बेसिक मान्यताएं हैं जो, चूंकि भारत तो विविधताओं का देश है, तो विविधताओं को लगभग सभी लोग मानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ सभी तरह के लोग हैं। और सभी तरह के लोग हैं तो अब ये सभी तरह के लोग रहेंगे। अगर आप में से, हम में से कोई सोचे कि हम इसको देखना नहीं चाहते, इस वर्ग को, इस धर्म को, इस जाति को, इस नस्ल को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो रहेंगे, जाएंगे कहाँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसके अलावा। तो वही है कि कॉपरेशन और सहकारिता और सब लोगों के सहयोग से हम लोग चलेंगे। तो इसलिए इस प्रकार का उद्वेग और इस प्रकार की विघ्नता हमारे मन में पढ़ाई करते समय में नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमको सभी चीजों को पढ़ना है और सभी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करना है
और उनके बारे में कोई इस प्रकार का कट्टरता जैसा परसेप्शन हम लोग लेके ना आए, क्योंकि ये अज्ञानता का कारण है। अब अज्ञानता इसके मूल में होती है। ना ही आप इस प्रकार का कोई वर्ग संघर्ष पैदा कर सकते हैं, ना ही कोई इस प्रकार का आप धार्मिक संघर्ष पैदा कर सकते हैं। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, और ये हमारे धर्म के जो कोई भी धर्म है वो बैर नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आपने सुना है ना, इकबाल का गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में। मजहब कोई भी नहीं सिखाता बैर रखना। तो और खास करके सिविल सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन करना, चाहे पुलिस में रहें चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, आपको तो सभी का ख्याल रखना है, सभी की सुरक्षा करनी है। तो फोर्थ पेपर के हिसाब से भी एक अच्छा ये मत बनता है। तो हम लोग को डिबेट सुनना चाहिए, टीवी डिबेट, जो अच्छे डिबेट हों, कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। अगर खोलना हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन के ऊपर डिबेट हो रहा है, मान लिया जाए कि चीनी सेना ने भारत के अंदर घुसा है, एक बोलता नहीं घुसा है, तो सुनिए उसको, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वो कुछ प्रमाण देगा, कोई नक्शा लेके बैठेगा, कोई सीमा बताएगा, कोई एक जो एक्सपर्ट होगा वो अलग तरीके से बात करेगा, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो सुन सकते हैं। आधा घंटे के लिए, मनोरंजन के लिए, आधा घंटे पौन घंटे, ज्ञान भी आएगा, मनोरंजन भी होगा। उसमें झगड़े में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का पक्ष आप ले सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो विशेषज्ञ है, जो किताब को लेंगे, वो आपके एम लक्ष्मीकांत का काम करेगा या किसी किताब का काम करेगा, ठीक है ना। फिर हमारे नोट्स में आकर के उसको चेक कर लीजिए कि वो कैसा है। तो ये बहुत आसान है एक चीज। तो न्यूज़पेपर हो गया, टीवी डिबेट हो गया, रेगुलर टेक्स्ट बुक हमारे पास है। नोट्स इसलिए अच्छे होते हैं कई बार कि जैसे खास करके हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें 30-40 किताबों का, बल्कि 70-80 किताबों का समावेश होगा। 70-80 किताबों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं। क्योंकि जब हमने तैयारी शुरू की थी, खास करके 1995 के आसपास, जब ये जो हमारा सिलेक्शन होना शुरू हुआ, और 1995 के आसपास जब हम ग्रेजुएट हुए और ये सब सफलताएं मिलना शुरू हुई, तो उस समय में एक ऐसा चीज था कि भारत में कोचिंग संस्थान बहुत कम थे, और जो परंपरागत तरीके से उत्तर लिखने की जो है वो परंपरा थी। तो पहली बार जब हमने कैसेस लिखना शुरू किए, उसमें पॉलिटी में खास करके, तो आंसर में कि हम कैसे इसके बारे में लिखना शुरू किया, तो उस समय में लोग टोकते थे कि ये आप क्यों लिखते हैं। कई बार हमने जिनको कॉपी चेक करने के लिए भेजा, उस समय में पोस्टल, यानी कि हम स्पीड पोस्ट कराते थे या ये डाक से भेजते थे, और फिर उधर से वो चेक करके फिर कोरियर कर देते थे या डाक से भेज देते थे। तो वो जब हम कराते थे, लिख के भेजते थे, तो उसमें वो नोट लिख के भेज देते कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं ये आप इसमें नोट ना करें, इसमें ना डालें। जबकि वो आज बहुत सारी कोचिंग क्लास बताती हैं कि वो कंटेंट का पार्ट है। बाद में तो हम तब सभी जगह जब सिलेक्शन हुआ तब देखा कि उसमें ज्यादा मार्क्स इसी वजह से क्योंकि हमने केसेस डाले हैं, है ना। तो एक समय ऐसा था कि लोग अच्छी बातों का भी विरोध करते थे, उसको मानते नहीं थे। लेकिन अब तो बिल्कुल आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो क्लियर है ना। तो हम लोगों का 24 साल हो गया है लगभग इस फील्ड में जो गाइडेंस देते हुए। अगले साल हमारा 25वां वर्ष रहेगा। आप लोग इस अनुभव का लाभ उठाइए। आपको बहुत सारी बातें जो है वो समय समय पे हम लोग बताते रहते हैं। और टेक्स्ट बुक साथ में, टेक्स्ट बुक आप जो रेगुलर हैं वो आप पढ़िए, रेफरेंस बुक्स पढ़िए, और हमारे नोट्स यदि मंगा लेते हैं तो लगभग 70-80 किताबें आपको जो है इतनी सारी कलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, और आप अच्छे से अपने आंसर तैयार कर पाएंगे। लिखने वाला काम जरूर करिएगा, रोज 3 से 4 घंटे लिखने का काम जरूर करिए। रोज अपने अध्ययन में 3 से 4 घंटे लिखने का अगर आप शेड्यूल शामिल कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। एक ही साल में सिलेक्शन करने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या अलग अलग पढ़ें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोशिश करें कि अलग अलग पढ़ें ताकि आप बोर भी ना हो और सारे सब्जेक्ट एक साथ जो है वो तैयार होते रहें। और जब परीक्षा जब आएगी उसके 3-4 महीने पहले फिर मॉक टेस्ट और उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, खास करके प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। और मेंस के समय में राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करके दिखानी चाहिए। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक संतुलित तैयारी रोज की हो सकती है जिसे आपको करना चाहिए। चलिए आज की बातें यही खत्म करते हैं।